बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। मज़ीद इनकार की सूरत में वो मुझे ज़बरदस्ती अंदर धकेलने का इरादा रखते हों, मैं ज़ेरे लब बुड़बुड़ाता हुआ हवालात में दाखिल हो गया। सुल्तान शाह मेरे इस रवैये से बहुत दिल बर्दाश्ता नज़र आ रहा था। वो अंदर जाकर सीधा एक कोने में जा खड़ा हुआ, जबकि मैं वहीं रुक कर गोल्डन की तरफ मतवज्जो हो गया, जो अपनी निगरानी में दरवाज़ा बंद करके मुकफ़ल करवा रहा था। हो सके तो मुझे सिगरेट फराहम कर दो, मैं अपना पैकेट बिस्तर पर ही छोड़ आया हूँ। मैंने मोटी मोटी आहनी सलाखों के दरमियान से उसको देखते हुए मुल्तजियाना लहजे में कहा, इस हवालात में दांत की बनी हुई या आती एशिया का दाखिला ममनू है। खुश्क लहजे में कहा, माचिस या लाइटर के बगैर सिगरेट तुम्हारे लिए बेकार होगी। माचिस से लोहे या कंक्रीट में आग तो नहीं लगाई जा सकती, अपना लिबास जलाकर खुदकशी तो की जा सकती है। उसने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, मायूस मुजरम किसी भी लम्हे कोई इंतहाई कदम उठा सकता है, लिहाजा तुम सब्र करो। कंबल और तकिए अभी मिल जाएंगे, जो चाहोगे तो चाय या काफी भी भिजवा दी जाएगी, फिर काफी ही भिजवा देना, मैंने मायूसाना लहजे में कहा, और वो आखिरी बार ताले की मजबूती का यकीन करके वापस चल दिया। बकाया पांचों उसके पीछे हो लिए थे और उनके कदमों की आवाजें दूर होते हुए बतदरीज मादूम हो गई। ये क्या हो रहा है? तखलिया मुयसर आते ही सुल्तान शाह की बर्राई हुई आवाज गूंजी थी। इस पूरे मामले में इब्तदाई एक फिक्रा अदा करने के बाद वो मुसलसल खामोश रहा था। जख्मी हाथ और अखबारी तस्वीर गले पड़ती नजर आ रही है। मैंने धीमे और पुरतशवीश अमेज लहजे में कहा, ये सब इस कदर अचानक हुआ कि हाथ पैर मारने की नौबत ही ना आ सकी। अब शायद बिजली की कुर्सी ही मुकद्दर बनेगी। इसकी आवाज में मायूसी उमड़ आई। सजाए मौत यहाँ राइज नहीं है, मगर 14 वर्ष की उम्र कैद भी मौत से कम नहीं होगी, मैंने सपाट लहजे में कहा। मगर मुझे अभी भी उम्मीद की किरण नजर आ रही है। किस उम्मीद की बात कर रहे हो? वो यक बयक जज्बाती हो गया। इस नाकाबिले शिकस्त हवालात में कौन तुम्हारी मदद को आएगा? तुमने उस छोकरी पर भरोसा करके अपने ही साथ भाभी की जिंदगी भी बर्बाद कर दी है। तुम जेल में सड़ोगे और वो बेचारी किसी न किसी हाथों में मारी जाएगी। पागल ना बनो, तुमने जोडी की अदाकारी पर गौर नहीं किया, मैंने उसका बाजू थाम कर झंझोड़ते हुए कहा। वो बहुत गाग औरत है, अगर हमसे हमदर्दी जाहिर करती तो ये लोग इसे भी साथ ले आते। अब वो आजाद है और वीरा को इस नई उफ्ताद से मुतल्ला कर सकती है। बल्कि मेरा तो ख्याल है कि उसने इन लोगों की मौजूदगी में स्लीपिंग गाउन पहनने के बहाने वीरा को आगाह कर दिया होगा। वीरा, वो तलख लहजे में बोला, वो तुम्हारी सांसों में रच गई है। उसे पता भी चल गया तो वो क्या कर लेगी? कानून तोड़ना और बात है, कानून से टकराने के लिए पत्थर का कलेजा होना चाहिए। मुझे इस कदर तैश आया कि अगर मैं अपने अजलात की इस्तरारी जंबश पर बरवक्त काबू न पा लेता तो उसके मुंह पर मेरा भरपूर तमांचा पड़ा होता। मैं अपनी मजबूरियों को समझते हुए वीरा के साथ मुसालहाना रवैया इख्तियार किए हुए था और वो उसकी तरफ से हसद की आग में जल रहा था। मेरी हर बात में उसे मनफी पहलू नुमाया नजर आता था और अब वो कसम पुरसी के आलम में भी मेरे जख्मों को नमक पाशी किया जा रहा था। मगर मुझे उसकी नीयत पर भरोसा था। वो बाज़ औक़ात अकल के बजाय दिल से सोचने लगता था और वीरा से तो उसे इब्तदा ही से लिल्लाह बुग़्ज़ था। वो जो कुछ कह रहा था अपनी दानिश्त में मेरे फायदे के लिए ही कह रहा था। मैं अपने गुस्से को जब्त करते हुए खामोशी के साथ उससे दूर हट गया। हवालात की नीम रोशन कोठरी में मौत का सा सन्नाटा छा गया, जिसमें मुझे अपनी सांसों की आवाज वाज़ेह तौर पर सुनाई दे रही थी। गनीमत ये था कि वो देसी नहीं बल्कि वलायती हवालात थी, जो ना सेलन ज़दा थी और ना मुताफन, और वहीं मुल्हका बाथरूम भी मौजूद था जो पाकिस्तानी मेयार से बहुत साफ सुथरा था। ये सुकूत चंद मिनट ही बरकरार रह सका और राहदारी में कहीं दूर वजनी जूतों की दमक गूंजने लगी, जो लम्हा बे लम्हा करीब आती हुई महसूस हो रही थी। आखिरकार एक मुसल्ला सिपाही मोड़ घूमकर सामने आ गया। उसके हाथों में कई कंबल और तकिए दबे हुए थे। करीब आने पर मैंने उसे पहचान लिया। वो उन तीनों में से एक था जिन्होंने थाने पहुंचने पर पुलिस कार के गिर्द घेरा डाला था। इस वक्त उसकी निगाहों में अजीब सी चमक थी और वो सलाखों के पास से बगौर मेरी आंखों में देख रहा था। फिर उसने मेरे चेहरे पर से नजरें हटाए बगैर एक एक करके सलाखों के दरमियान से 4 कंबल और 2 तकिए मेरे हवाले किए, जो मैं उससे लेकर फर्श पर ढेर करता रहा। आखिरी तकिया देते हुए उसने अचानक सख्ती से मेरा हाथ दबाया और मैं चौंक पड़ा। उसने पलटकर एक निगाह पीछे डाली और बिजली किसी सुरअत के साथ अपनी जेब से एक मुड़ा थोड़ा कागज निकालकर मुझे थमाते ही वापस चल पड़ा। मैं चंद सानियों तक सख्ते के आलम में यूं ही खड़ा उसे और उसकी पुश्त पर जाने से जो
झूलती हुई बंदूक को देखता रहा। अचानक मुझे ख्याल आया कि वो कागज मेरे लिए बहुत अहम था। शायद कैद या आज़ादी के बारे में उसी पर कोई फैसला किया गया था और कोई सिपाही कागज मेरी तहवील में देख लेता तो बचाव के सारे इम्कान हमेशा के लिए मादूम हो सकते थे। मैं पलटकर तेज तेज कदमों से चलते हुए बाथरूम में दाखिल हुआ और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। सनसनी और हैजान के आलम में मैंने वो कागज खोला तो इस पर उजलत में हाथ से चंद मुख्तसर मगर बेहद अहम सतूर लिखी हुई थी। तुम अहमक हो, काफी हरगज ना पीना वरना सुबह तक सोते रहोगे। होशियार रहो और मेरा इंतजार करो। इस कागज के पुर्जे करके नाली में बहा देना। नीचे किसी का नाम वगैरह नहीं लिखा था मगर तहरीर के मतन से जाहिर था कि वो पैगाम दोस्तों या खैर ख्वाहों की तरफ से था जो मुझसे गाफिल नहीं थे। मेरा जी चाहा कि इसी वक्त सुल्तान शाह को भी बाथरूम में बुलाकर वो पैगाम पढ़वाऊं ताकि वो खुद देख सके कि उसकी बदगुमानियां कितनी बेबुनियाद थी। लेकिन वो वक्त ऐसी किसी जज्बाती गलती का नहीं था जो सारे किए किराए पर पानी फेर दे। मैंने इस कागज को फाड़कर नन्हे नन्हे पुर्जों में तब्दील किया और इन्हें कमोड में डालकर फ्लैश टैंक चला दिया और वो सारे पुर्जे पानी के तेज रैले में बह गए। वो पैगाम जिस अंदाज में मिला था इससे जाहिर हो रहा था कि जोडी की तरफ से मेरी पूरी उम्मीदी गलत नहीं थी। इसने पहली फुर्सत में वीरा को हमारी दुश्वारी से आगाह कर दिया था और वो अपने पूरे वसाइल के साथ फौरी तौर पर फाल हो गई थी। मुझे दिल ही दिल में एतराफ़ करना पड़ा कि दाऊद की पैदा करदा मुश्किलात पर काबू पाने के बाद वीरा ने साबित कर दिया था कि लंदन में इसकी दस्तरत बहुत वसी थी। इस मुसल्लह सिपाही ने अपने दो साथियों के साथ जिस तरह बेखौफी से इंस्पेक्टर गॉर्डन की मौजूदगी में हमें अपनी ज़ाद में लिया था उसकी बिना पर यह सोचा भी नहीं जा सकता था कि उसने महकमे के किसी आदमी को गायब करके उसकी जगह ली होगी। बल्कि ये मालूम होता था कि मुमकिन पुलिस का वो मुस्तकिल मुलाजिम शी या वीरा का जर खरीद था और महकमे में रहकर उनके मफादात के लिए काम करता था। उसने मुझे आंखों ही आंखों में देखते हुए जुबान से एक लफ्ज़ भी अदा किए बगैर वो तहरीरी पैगाम मेरे हवाले किया था। इससे ये शुबा होता था कि कुर्बो जवार में किसी के मौजूद न होने के बावजूद वो खाइफ था कि कहीं उसकी आवाज़ उसके अफसरान या साथियों के कानों तक न पहुँच जाए। अगर उसे ऐसा कोई खदशा होता तो अपनी तहरीर का सबूत छोड़ने के बजाय वो लाजमी तौर पर ज़बानी पैगाम रसानी का सहारा लेता। मुझे शुबा हो रहा था कि कहीं इस संगलाख हवालात में कोई हसास डेक्टा फ़ोन पोशीदा न हो जिसकी मदद से महकमे के अफसरान हवालात में लाए जाने वाले मुल्ज़मान की बेखबरी में उनके ख्यालात से आगाह रहने की कोशिश करते हों। बाथरूम से निकलते हुए मैंने इसी खदशे की बिना पर अमल का वक्त आने तक अपनी ज़ुबान बंद रखने का फैसला कर लिया और सुल्तान शाह से इस मौजू पर कोई बात किए बगैर सीधा इन कंबलों और तकियों तक जा पहुंचा जो हमारे लिए भेजे गए थे। वो कंबल खासे दबीज और आरामदेह थे। सुल्तान शाह लातल्लकाना अंदाज में हवालात में एक तरफ बैठा रहा और मैंने दो कंबल फर्श पर बिछाकर बिस्तर बनाया और दो कंबल ओढ़ने के लिए रख लिए। इसी असना में एक सादा पोश अर्दली एक दूसरे मुसल्लह सिपाही की मैयत में हमारे लिए काफी ले आया जो उन्हीं सलाखों के दरमियान से हमें थमा दी गई। अपने ज़वाबत के सिलसिले में वो लोग इतने सख्त थे कि काफी प्लास्टिक के नरम मग्गों में भेजी गई थी जिन्हें किसी भी तरह किसी को जख्मी करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। वो दोनों काफी देकर चले गए। उन्होंने आपस में हम पर एक आधा फिक्रा भी चुस्त किया जिसे मैंने नजरअंदाज कर दिया। सुल्तान शाह ने उनके जाते ही गरम गरम काफी का घूंट लेना चाहा था जिसकी भाप से उठने वाली तेज खुशबू बहुत इश्तहा अंगेज थी, लेकिन मैंने सुल्तान शाह का बाजू दबाकर उसे सर के इशारे से मना कर दिया। उसने मेरी तरफ देखते हुए कुछ पूछना चाहा मगर मैंने सख्ती के साथ अपने होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश कर दिया। मैं कुछ देर तक काफी के मग को सामने रख के वक्त गुजारता रहा। ये बात यकीनी थी कि इस सियाल में इंस्पेक्टर की हदायत पर कोई ख्वाब आवर दवा मिला दी गई थी ताकि सुबह का अजाला नमूदार होने तक हम हवालात में बेसुध पड़े रहे और उन लोगों के लिए कोई मसला खड़ा न करें। फिर मैंने मोहतात अंदाज में वो मग बाथरूम में ले जाकर सिंक में खाली कर दिया। मेरी वापसी पर सुल्तान शाह ने भी मेरी तकलीद की और मैं दूसरा कंबल तान कर बिस्तर पर दराज हो गया ताकि इंस्पेक्टर गॉर्डन का कोई आदमी काफी के असरात का जायजा लेने आए तो उसे मायूसी न हो। वक्त धीमे धीमे गुजरता रहा। मैं कंबल ओढ़े बेहिस्सो हरकत लेटा रहा मगर मेरे हवास पूरी तरह बेदार थे और कान आहटों पर जमे हुए थे जो काफी फासले पर डूबती उभरती सुनाई दे रही थी। इस दौरान में एक सिपाही गश्त करता हुआ इधर आया और बाहर से कुछ देर तक हमारा जायजा लेने के बाद वापस लौट गया। इस असाब शिकन इंतजार में
काफी वक्त बीत गया। फिर अचानक ही इस इमारत के किसी दूर अफ्तादा हिस्से में यके बाद दीगरे दो शदीद धमाके सुनाई दिए, जिनकी वजह से हवालात का फर्श लर्ज कर रह गया। मिली जुली आवाजों के साथ बहुत से भागते हुए कदमों की आवाज आई और इसी के साथ यक बेयक अंधेरा फैल गया और मैं अपने ऊपर से कंबल दूर उछाल कर बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। अंधेरे में हर तरफ हड़बूंक और अफरा तफरी मची हुई थी कि अचानक कोई पंजों के बल दौड़ता हुआ हमारी हवालात की तरफ आया और हल्की सी आहनी खड़खड़ाहट के बाद हवालात का कफल खोल दिया गया। मैं सुल्तान शाह के साथ पहले ही हवालात के दरवाजे के करीब मौजूद था और आने वाले ने भी कफल खोलते ही अंधेरे में अपने करीब हमारी मौजूदगी को भांप लिया था। यहाँ से निकलकर दाहिनी तरफ तारीकी में उस नामालूम हमदर्द की हैजान अमेज सरगोशियाना आवाज उभरी। फिर एक गलियारा छोड़कर दूसरे मोड़ पर दोबारा दाएं घूम जाना, बिल्कुल सामने एक दरवाजा आएगा, इसकी कुंडी खोलकर बाहर निकल जाना, चंद फुट के फासले पर दीवार है, इसके पीछे कोई ना कोई तुम्हारा मुंतजिर होगा। ये कहते हुए इसने दरवाजे के देव हैकल बुलेट भी खोल दिए और मैं सुल्तान शाह के हमरा हवालात का दरवाजा धकेलता हुआ बाहर निकल आया। दो धमाकों के बाद जिस अंदाज में अंधेरा फैला था उससे साफ जाहिर हो रहा था कि पहले हमले की तवज्जो मबजूल कराने के लिए बाहर से कार्रवाई की गई थी और इसके नतीजे में पैदा होने वाली अफरा तफरी का फायदा उठाकर हमले में मौजूद वीरा के साथी या साथियों ने मेन स्विच ऑफ कर दिए थे ताकि अंधेरे में हमें आसानी के साथ फरार होने का मौका मिल सके। वफादार अमले में से कोई भी शख्स किसी भी लम्हे मेन स्विच ऑन करके अंधेरा दूर कर सकता था। इस खतरे की वजह से हमारे पास इतना वक्त नहीं था कि वहां रुककर अपने मोहसन का शुक्रिया अदा करते, लिहाजा हवालात से निकलते ही हमने इसकी बताई हुई सिमत में दौड़ लगा दी और आनन फानन में उसके बताए हुए दोनों मोड़ घूमकर उस बंद दरवाजे पर पहुंच गए जिसके पार आजादी हमारी मुंतजर थी। उस दरवाजे के पार एक तंग सी गली थी जिसके इख्तिताम पर अहाते की दीवार थी। उस वक्त हम दोनों के बदन में ना जाने कहां की सूरत पैदा हो गई थी कि हम दोनों ही एक दूसरे से कोई मदद लिए बगैर तकरीबन बियाक वक्त दीवार की दूसरी जानब कूदे थे। जमीन से पैर लगते ही मैंने फुटपाथ के सहारे एक लंबी सी सियाह कार की झलक देखी थी। फिर दीवार से चिपका हुआ एक इंसानी साया अलग होकर मेरी तरफ झपटा और इससे कबल के मैं दीवार से कूदने के बाद अपना तवाज़ुन दुरुस्त करता कनपटी पर किसी सख्त चीज से ज़रब लगाई गई और मेरा जहन तारीकियों की अथाह दलदल में डूबता चला गया। मगर पूरी तरह हवास खो बैठने से कबल मेरे कानों में सुल्तान शाह के कराहने की आवाज आई थी, जिसका मतलब था कि उसका हशर भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं हुआ था। दोबारा होश आया तो समा ही कुछ और था। मैं एक वसी अरीज और आरास्ता ख्वाबगाह में नरम बिस्तर पर मौजूद था और इसी दोहरे बिस्तर पर मेरे करीब सुल्तान शाह बेसुध पड़ा हुआ था और हमारे लिबास बदले हुए थे। होश में आ जाने के बाद मुझे अपनी बाएं कनपटी किसी फोड़े की तरह दुखती महसूस हो रही थी। वो ज़रब खाते ही मेरे जहन में पहला खदशा ये आया था कि शायद हमारे फरार की कोशिश नाकाम हो गई थी और दीवार के करीब मौजूद पुलिस के हिफाजती अमले ने हमें बेहोश करके बेबस कर दिया था। लेकिन दोबारा आंख खुलने पर इस अंदेशे की नफी हो गई थी। अगर हम दोबारा पुलिस ही की तहवील में आए होते तो उन्होंने हमें पुरतकल्लफ ख्वाबगाह के बजाय इस बार हवालात के नंगे फर्श पर ही डाला होता। फिर इस ख्वाबगाह में कालीन और पर्दों से फर्नीचर तक हर चीज इस कदर बेश कीमत और नफीस थी कि बरतानिया जैसे मुल्क में अवामी पैसे से सरकारी अहलकार ऐसी शाह खर्चियों की जिसारत भी नहीं कर सकते थे। मेरे लिए ये ख्याल बहुत तकवीयत का बायस था कि हम जहाँ कहीं भी थे पुलिस की तहवील में नहीं थे। ये सोचते हुए मैंने बिस्तर छोड़ दिया और नरम कालीन पर नंगे पांव चलते हुए कमरे में सिगरेट तलाश करने लगा, जिसकी तलब नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी। कई दराजों और गोशों में झांकने के बाद मैं आखिर में बेड साइड टेबल की तरफ मतवज्जो हुआ तो वहाँ ऊपर की दराज में सिगरेट के कई नए और नीम इस्तेमाल शुदा पैकेट मौजूद थे। मैं सिगरेट सुलगाकर आराम से एक गोशे में पड़ी हुई आरामदेह कुर्सी पर जा बैठा और गुजरे हुए वाकयात की कड़ियां मिलाने की कोशिश करने लगा। जोडी की चालाकी और मकारी मेरे जहन पर नक्श थी और हमें हवालात से फरार में जिस तरह मदद मिली इसमें जोडी का कलीदी किरदार नजर आ रहा था। पुलिस के अलावा मेरे सामने दो फरीक थे, जिनमें से वीरा की हमदर्दियां मेरे साथ थी और शी मेरे लहू की प्यासी थी। उनमें ले दे के वीरा ही को मेरी रिहाई से दिलचस्पी थी और गालबन वो सारी कार्रवाई उसी के इशारे पर अमल में आई थी। लेकिन इस पूरी कहानी में मेरी और सुल्तान शाह की बेहोशी का किस्सा फरार की हमदर्दाना कार्रवाई से मेल नहीं खाता था। अगर थाने की दीवार के साथ मौजूद लोग हमारे हमदर्द और वीरा के साथी
थे तो उन्हें हमको बेदर्दी के साथ बेहोश करने की जरूरत ही नहीं थी। इन हालात में वो लोग हमें जो हदायत देते हम उस पर बिला चूचरा अमल करते और उनके बोझ ढोने की बजाय खुद अपने कदमों से चलकर सुरत के साथ उनकी लाई हुई गाड़ी में सवार होते। सुल्तान शाह के होश में आने तक मैं मुसलसल इसी नुक्ते पर गौर करता रहा, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। सुल्तान शाह होश में आते ही मुतहय्यराना अंदाज में पलकें झपकाता हुआ बिस्तर से नीचे कूदा था, मगर फौरन ही दमक के बायस सर की चोट में उठने वाली टीसों के बायस उसका चेहरा बिगड़ गया था और वो दोनों हाथों से अपना सर थाम कर वहीं मुसहरी के किनारे पर बैठ गया था। हम कहाँ पहुंचे हुए हैं? उसने वहीं बैठे बैठे बराई हुई आवाज में सवाल किया। फिलहाल अपनी चिटकी हुई खोपड़ी पर इतना जोर न दो, मैंने हल्के फुल्के लहजे में कहा। फिलहाल इतना ही काफी है कि हम शरीफ और मेहरबान लोगों में हैं जिन्होंने हमें ये आरामदेह ख्वाबगाह फराहम की हुई है। तो क्या तुम्हारी भी अभी तक किसी से मुलाकात नहीं हुई? इसने मेरी तरफ देखते हुए सवाल किया। मैं भी चंद मिनट पहले ही होश में आया हूँ। मैंने उसे हाथ से अपने करीब आने का इशारा करते हुए कहा। ये शरीफ लोग बड़े अजीब हैं कि अपने मेहमानों की खोपड़ियाँ दागदार करके इन्हें बुलाते हैं। वो बुरे बुरे मुंह बनाता हुआ मेरे करीब पड़ी हुई दूसरी कुर्सी पर आ बैठा। दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। मैंने अपना दाना उसके कान के करीब ले जाकर धीमी आवाज में कहा। जब तक ये लोग सामने ना आ जाएं, वीरा का नाम जुबान पर ना लाना। उसने मुझे यूं घूर कर देखा जैसे मेरी सहीउल दिमागी का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हो, फिर बोला, अगर वो लोग सामने नहीं आए हैं तो हमें इस कमरे से निकलकर उन्हें तलाश करना चाहिए। मुझे शिद्दत से भूख भी महसूस हो रही है। मैंने नजरें उठाकर वाल क्लॉक की तरफ देखा जिसकी सुइयां 10 बजा रही थी, लेकिन खिड़कियों पर पड़े हुए दबीज पर्दों के पीछे ये अंदाजा लगाना दुश्वार था कि इस वक्त दिन था या रात, और अगर दिन था तो वही दिन था या हमें थाने से बाहर बेहोश हुए 24 घंटों से ज्यादा गुजर चुके थे। मुझे होश आते ही मेरे जहन पर सिगरेट की तलब यूं सवार हुई थी कि मैं सब कुछ भूल गया था, मगर सुल्तान शाह के जिक्र करने पर एहसास हो रहा था कि मेरे मैदे की हालत भी उससे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। मैंने उठकर करीबी खिड़की का पर्दा सिरकाकर बाहर के माहौल से दिन या रात का अंदाजा लगाना चाहा, लेकिन खिड़की पर लगे हुए शफाफ शीशे के पीछे बाहर की तरफ लगे हुए ब्लाइंडर्स इस कदर गिरे हुए थे कि न बाहर का जायजा लेना मुमकिन था, न उनके दरमियान से रोशनी की कोई किरण अंदर आ रही थी। दूसरी खिड़की की भी यही सूरत थी। यहाँ तो दिन रात का भी पता नहीं चल रहा। सुल्तान शाह मेरे अकब से बुड़बुड़ाया। अब नकाशी के रास्ते पर भी तबाह आजमाई किए लेते हैं, मैंने तशवीश अमेज लहजे में कहा। वक्त गुजरने के साथ मुझे कुछ शुबा होने लगा था कि हवाला से हमारा फरार किसी साजिश के तहत अमल में आया था और हमें एक चूहेदान से बाहर हाँक कर दूसरे पिंजरे में फांस लिया गया था। नकाशी का रास्ता खिलाफे तवक्को खुला हुआ था। दरवाजे के हैंडल पर हल्का सा दबाव डालते ही पट खुल गए और हम दोनों मुहतात अंदाज में ख्वाबगाह से बाहर निकल आए। बज़ाहिर इस मकान में सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वहाँ हम दोनों के अलावा कोई तीसरा जी रूह मौजूद न हो। इसके अलावा मकान की साख्त कुछ ऐसी थी कि अंदर रहकर बाहर के माहौल के बारे में अंदाजा लगाना नामुमकिन था। जहाँ जहाँ भी शीशे की खिड़कियाँ थी उन पर बाहर ब्लाइंडर गिरे हुए थे जो गालबन आहनी और बहुत मजबूत थे। मकान से नकाशी का मजबूत दरवाजा मुकफ्फल और इस कदर मजबूत था कि गैर मामूली तोड़ फोड़ और जोर आजमाई के बगैर उसे जुम्बश देना भी मुहाल नजर आ रहा था। किचन में फ्रिज और डीप फ्रीजर में खुर्दो नोश का सामान इतनी वाफर मिकदार में मौजूद था कि हम कई हफ्ते बेफिक्री के साथ गुजार सकते थे। और हैरत की बात थी कि मकान वीरान होने के बावजूद किचन में ऐसी इलामात मौजूद थी जैसे वो मुसलसल जेरे इस्तेमाल रहता आया हो। खुर्दो नोश का सामान देखते ही सुल्तान शाह की भूख चमक उठी थी और वो वहीं अड़ गया, मगर मैं आतिशे शिकम सर्द करने से पहले पूरे मकान का जायजा लेना चाहता था, लिहाजा मैं उसे वहीं वाश बेसन में मुंह धोता छोड़कर किचन से आगे बढ़ गया। आखिरी ख्वाबगाह से मुल्हिक स्टडी रूम में दाखिल होते ही मेरे कदम जमीन में गड़ कर रह गए। किताबों से भरी हुई दीवार गिर अलमारियों के दरमियान पड़ी हुई मेज पर एक लड़की दुनिया और माफिया से बेखबर दरवाजे की तरफ पुश्त किए कुर्सी पर दराज किसी किताब के मुताले में मुनहमिक थी। मैंने आहिस्ता से खंकार कर उसे अपनी तरफ मतवज्जो करने की कोशिश की और वो हड़बड़ा कर यूं मेरी तरफ पलटी थी जैसे इसकी पुश्त पर कोई धमाका हुआ हो। निगाहें चार होते ही उसके चेहरे पर खिफत अमेज मुस्कुराहट नमूदार हुई थी और मैं उसे वहां देखकर शशदर रह गया था, क्योंकि वो एमी
फ्रांसिस नामी वही क्रिश्चियन लड़की थी जिसने कराची से रोम तक हमारे साथ सफर किया था और ऐन वक्त पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ न आने पर परेशान थी। वो लड़की दफ्तर में काम करती थी और कराची में मूसा नामी एक अय्यार शख्स ने अपनी शान शौकत से मरूब करके उसे अपने साथ दोस्ती पर आमादा किया और फिर एक रवायती सी कहानी का सहारा लेकर मेरी दानिश में एमी को हिरमन की एक कीमती खेप के साथ तनहा रोम रवाना कर दिया था, जहां एक मुकर्ररा होटल में क़याम पजीर होने के बाद एमी को बाखबर किए बगैर सूट के समेत वो हिरमन किसी को हवाले करने की हदायत मिलने का इम्कान था। एमी को मैंने अपने खदशात से आगाह कर दिया था और वो मुश्तबा सूट के रोम एयरपोर्ट पर लावारिस छोड़कर निकल जाने पर आमादा हो गई थी। उसके बाद मेरा और उसका कोई राब्ता नहीं रहा था। अब उसे यूं पुरस्रार हालात में अपने साथ इस मकान में मौजूद पाकर मेरा हैरान होना फितरी अमर था। दूसरी तरफ उसकी मुस्कुराहट में शामिल इत्मीनान से ये जाहिर हो रहा था कि वो इस मकान में मेरी मौजूदगी से लाइलम नहीं थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कई सानियों के बाद मैं अपनी हैरत पर काबू पाकर उससे सवाल करने के काबिल हो सका था। मैं तो कई दिन से यहीं रह रही हूँ। वो मुझे कुर्सी पेश करते हुए बोली, लेकिन तुम्हें क्या हो गया था? तुम्हें पीटर के साथ देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ सका था कि दुनिया इतनी मुख्तसर हो सकती है। चंद रोज बेशतर हम दौराने प्रवास मिलकर बिछड़ गए थे और आज तुम फिर मेरे मेहमान हो। उसकी आंखों में एतमाद की चमक मौजूद थी, जिसका मतलब था कि वो जो कुछ कह रही थी उसके बारे में पूरी यकीन थी और अगर हमारे खिलाफ कोई साजिश की गई थी तो कम अज कम वो इसमें शरीक नहीं थी। ये पीटर कौन है? मैंने उलझन अमेज लहजे में सवाल किया। बहुत अच्छा और मेहरबान आदमी है, शायद हम दोनों जल्द ही शादी कर लेंगे। वो बात करते करते एकदम चौंक कर बोली, मगर वो तो शायद तुम्हारा शनासा है। ये किस बिना पर कह रही हो? रोम में मैं नाकाबिले बयान दुश्वारियों से दो चार हो गई थी। वो एक गहरा सांस लेकर बोली, मैंने तुम्हारे मशवरे पर अमल करते हुए मूसा का सूटकेस एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया था। तुम्हारे अंदाजे के ऐन मुताबिक पाकिस्तान से मूसा का फोन आया और उसने अपना सूटकेस मुझे अपने किसी अतालबी दोस्त के हवाले करने का मशवरा दिया जो होरेशो के नाम से मुझसे मिलने वाला था। वो लोग मुझसे मूसा के सूटकेस का मुतालबा कर रहे थे। इसी दौरान में पुलिस की एक गाड़ी आती नजर आई और वो गुंडे मेरा वेंटी बैग छीनकर मुख्तलिफ सिमतों में फरार हो गए और पुलिस ने मुझे धर लिया। पासपोर्ट समेत मेरे शनाख्ती कागजात वेंटी बैग में थे, इसलिए मैं पुलिस वालों को मुतमिन न कर सकी और वो मुझे इटली में गैर कानूनी दाखिले के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन चंद घंटों के अंदर ही पीटर एक फरिश्ता रहमत बनकर नमूदार हुआ और मुझे जमानत पर रिहा करा के अपने साथ ले गया। फिर उसी ने मेरे तमाम कागजात तैयार कराए और अगले दिन हम एक साथ रोम से रवाना होकर लंदन आ गए। जब वो तुम्हारे लिए अजनबी था तो तुम्हारी जमानत कराने कैसे पहुंचा? एमी के बयान की रोशनी में मुझे पीटर का किरदार बहुत ज्यादा मशकूक नजर आ रहा था। वो एक खैराती अदारे का सरगर्म रुकन है जो इटली में जरूरतमंद गैर मुल्की सियाहों को माली और कानूनी इमदाद फराहम करता है। इसी इदारे के जरिए इसे मेरे क्वाइफ का इल्म हुआ था और इसने तुमसे तुम्हारी गिरफ्तारी के असबाब पर खासी तफसीली गुफ्तगू की होगी। वो खुद बात न भी छेड़ता तो मैं खुद इसे हर बात मनोअन बता देती। इसने कहा, मूसा के बारे में इसकी राय भी तुमसे मुख्तलिफ नहीं थी। तुमने इसे भी ये बताया होगा कि मूसा का दिया हुआ सूटकेस तुमने एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया था। मैंने इससे कोई बात नहीं छुपाई थी, बल्कि यहाँ तक बता दिया था कि मुझे मूसा पर हरगिज शुबा न होता अगर दौराने प्रवास तुमसे मुझे मशवरा न दिया होता। फिर मेरी और इसकी शनासाई का जिक्र कहाँ से आ गया? तुम्हारा जिक्र आने पर इसने मुझसे तुम्हारा हुलिया दरियाफ्त किया था। फिर बताया कि पाकिस्तान में इसका भी एक करीबी दोस्त है जो बहुत ज़हीन है मगर अक्सर अपना नाम बदलता रहता है। वो तुम्हें अकबर के बजाय किसी और नाम से जानता है। वो फखरिया लहजे में कह रही थी। इसका ख्याल था कि मेरा बताया हुआ हुलिया इसके दोस्त ही का था। इस ख्याल की तायीद किस तरह मुमकिन हो सकी थी? मैंने सवाल किया। इसकी कहानी मेरे लिए बहुत दिलचस्प और सनसनीखेज साबित हो रही थी। पीटर बहुत चालाक और खुद गर्ज आदमी था और यकीनी तौर पर किसी फलाही इदारे का रुकन होने के बजाय होरेशो के साथियों में से था। होरेशो की नाकामी के बाद इसने बहुत चालाकी के साथ एमी की हमदर्दियां हासिल की और न सिर्फ हिरमन वाले सूटकेस का पता चला लिया बल्कि इससे मेरे बरतानिया के सफर के बारे में भी बहुत कुछ मालूम कर लिया। एमी फ्रांसिस वतन से दूर आकर खुद को बेसहारा महसूस कर रही थी, लिहाजा इसने खुद को पूरी तरह पीटर के हवाले कर दिया जो इसे शादी की उम्मीद दिलाकर लंदन ले आया। मगर मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि इसने मुझ पर हाथ डालने के लिए एमी को चारा बनाया था और आखिरकार एमी की जात का
सहारा लिए बगैर मुझे जेर करने में कामयाब हो गया था। इसकी जात के बारे में मेरे दिल में शदीद तजस्सुस बेदार हो चुका था कि वो कौन था जो रूम में बैठकर मेरे बारे में इतना बाखबर था। एमी के जवाब ने पीटर के बारे में मेरे शुबहात की तस्दीक कर दी। वो कह रही थी, पीटर ने मुझे अपने चीदा एशियाई और सफेद फार्म दोस्तों की तस्वीर का एल्बम दिखाया था। इसमें तुम्हारी तस्वीर भी मौजूद थी। जब मैंने तुम्हें पहचाना तो बहुत महजूज हुआ था और देर तक दिल खोल कर हंसता रहा था, मगर मेरी याददाश्त के किसी खाने में पीटर का नाम नहीं है। मैंने इसे हकायक से आगाह करने की बजाय अपने जहन पर जोर देने की अदाकारी करते हुए कहा, हो सकता है तुम भी इसे किसी और नाम से पहचानते हो। हंसते हुए बोली, ठहरो, मैं तुम्हें इसकी तस्वीर दिखाती हूँ। उसकी तरह ही तुम्हारी याददाश्त ताज़ा हो सके। वो उठी और किताबों की एक अलमारी में चंद मिनट की मसरूफियत के बाद एक तस्वीर लिए मेरी तरफ मुड़ी। ये तस्वीर मुझे इत्तफाकन मिल गई थी, जो मैंने यहाँ किताबों में दिबा दी थी। करीब आकर इसने तस्वीर मेरे हाथ में दी तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर रह गया। मैं जहाँ था वहीं उसी जगह सुन्न होकर रह गया। वो 100% वीरा के बाप जिमी लाइट की तस्वीर थी, जो मैं लाइट्स कॉटेज के तय खाने में किसी और अंदाज में पहले भी देख चुका था। वो तस्वीर पहचानते ही चंद सानियों के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इसका मतलब था कि इस बार मैं वीरा के सहारे से आजाद नहीं हुआ था, बल्कि हवाला से निकलकर बराह रास्त शी के सरबराह जिमी लाइट का कैदी बन गया था, जो वीरा के बयान के मुताबिक इटली में डॉन मार्सियानो के नाम से एक घटिया दलाल के तौर पर पहचाना जाता था, और दूसरी तरफ पीटर के रूप में एमी को अपने साथ शादी के सुहाने सपने दिखाकर अहमक बना रहा था। मेरे लिए वो सूरत हाल यक बयक बहुत संगीन हो गई थी। पीटर हम दोनों को खुद यहाँ लाया था। चंद सानियों के सुकूत के बाद मैंने सवाल किया, एम्बुलेंस में डलवा कर लाया था? तुम दोनों किसी हादसे में जख्मी होकर इसे सड़क के किनारे पड़े हुए मिले थे। इस इत्तफाक पर वो बहुत अफसुर्दा था। इसका ख्याल था कि अगर वो इत्तफाकन उधर न निकल गया होता तो कोई लापरवाह ट्रक ड्राइवर तुम्हें कुचलता हुआ गुजर जाता और तुम्हारी लाशें काबिल शनाख्त भी न रहती, और तुम्हें इसकी कहानी पर यकीन आ गया। क्यों न करती इसकी कहानी पर यकीन। वो बहुत मासूम और नरम दिल आदमी है। मुझे ये अंदाजा लगाने में मुश्किल न हुई कि मैंने अंदाजा लगाया कि जिमी लाइट ने अपने रवैये से लड़की की इस कदर मुकम्मल ब्रेन वॉशिंग की थी कि वो खुद किसी तल्ख तरीन तजर्बे से दो चार हुए बगैर अपनी राय तब्दील नहीं कर सकती थी। अब तुम्हारा होने वाला शोहर कहाँ गया है? मैंने एक गहरा सांस लेकर सवाल किया। वो कल सुबह तुम्हें यहाँ पहुँचाने के बाद बेलफास्ट चला गया था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।